हेलो वेलकम यू ऑल टू अफबाउ। डेटा एनालिसिस पार्ट 1 लेक्चर में हमने मीन मीडियन मोड और उसके साथ प्रिसिशन एक्यूरेसी इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर्स और बाकी जितने भी टाइप ऑफ एरर्स है एंड अलॉन्ग विद दैट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन और उसके साथ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएंस, स्प्रेड एटसेट्रा। पर्टिकुलर ये पोर्शन डेटा एनालिसिस CSIR नेट और पेटेंट एग्जामिनर इन दोनों का जो सिलेबस है, दोनों का सिलेबस सेम ही है। इन दोनों एग्जाम के सिलेबस में फिजिकल केमिस्ट्री के पोर्शन में आपको टॉपिक नंबर 14 में आपको ये डेटा एनालिसिस देखने को मिलेगा। आज का लेक्चर पार्ट 1 लेक्चर और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं लीनियर रिग्रेशन, कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट इनके ऊपर बताऊंगा। मोर एंड लेस 3 to 4 लेक्चर्स में आपका ये डेटा एनालिसिस पार्ट खत्म हो जाएगा फॉर CSIR NET exam and patent examiner exam, but the students who are preparing for GSI, that is combined geoscientist examination for chemist post in geological survey of India, GSI एग्जाम के लिए उसके बाद भी आपका बहुत सारा पोर्शन बचा रहेगा। वो मैं प्रीलिम्स एंड मेंस का GSI का जो प्लेलिस्ट है उसमें डालते जाऊंगा, आप चेक कर लीजिएगा। और CGPDTM का प्लेलिस्ट में ये डेटा एनालिसिस पोर्शन रहेगा और वो 3 से 4 लेक्चर के अंदर खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रॉडली एरर को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया सिस्टेमेटिक एरर एंड अनदर इज रैंडम एरर। अब मैं सिस्टेमेटिक और रैंडम एरर को अगर अलग से पढ़ाऊं तो समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, इसलिए मैं कंपैरिजन मोड में पढ़ाऊंगा। कंपैरिजन मतलब एक बार मैं सिस्टेमेटिक एरर के बारे में बोलूंगा एक पॉइंट और उसके साथ साथ उसके कंपैरिजन में रैंडम एरर का जो पॉइंट है उसको भी मेंशन करूंगा, तो आपको समझने में आसानी होगा। साथ में मैं एग्जांपल भी देते जाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टेमेटिक एरर को हम कभी कभार डिटरमिनेट एरर भी बोलते हैं, डिटरमिनेट एरर। और रैंडम एरर को हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट एरर। अब पहला पॉइंट रैंडम एरर और सिस्टेमेटिक एरर। अच्छा, सबसे पहले रैंडम और सिस्टेमेटिक ये जो एरर हम डिस्कस कर रहे हैं ये किस चीज़ का एरर? आप लेबोरेटरी में अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उस एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग आपके पास एक डेटा आता होगा और वो डेटा जितने बार आप करोगे एक्सपेरिमेंट उतने बार जनरेट होता जाएगा। तो उस डेटा के रिगार्डिंग जो जो काइंड ऑफ एरर जनरेट हो सकता है उसी को हम बोलते हैं या तो फिर रैंडम एरर या तो फिर सिस्टेमेटिक एरर। चलिए देखते हैं रैंडम एरर क्या है। रैंडम एरर है स्लाइट वेरिएशन इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स। सक्सेसिव मतलब कंटिन्यूअस, सक्सेसिव मेजरमेंट्स मतलब कोई एक्सपेरिमेंट को अगर आप लगातार 4-5 बार कर रहे हो, सक्सेसिव मेजरमेंट्स मेड बाय सेम ऑब्जर्वर, इसको हम एनालिस्ट भी बोल सकते हैं। मेड बाय सेम एनालिस्ट विथ ग्रेटेस्ट केयर मतलब एनालिस्ट के तरफ से कोई भी भूल चूक नहीं हुआ है। विथ ग्रेटेस्ट केयर पॉसिबल एंड इन आइडेंटिकल कंडीशन। आइडेंटिकल मतलब आपने अगर 5 बार एक्सपेरिमेंट रिपीट किया है, हर बार एक्सपेरिमेंटल कंडीशन सेम था, एंड इन आइडेंटिकल कंडीशंस। तो उसके बाद भी आपने क्या क्या किया? आपने आइडेंटिकल कंडीशन में विथ ग्रेटेस्ट केयर मेजरमेंट किया सक्सेसिव लगातार 4-5 बार, लेकिन उसके बाद भी आपके पास स्लाइट वेरिएशन आ रहा है जिसका कोई भी रीजन आपको पता नहीं। उसको हम क्या बोलेंगे? रैंडम एरर या इनडिटरमिनेट एरर। और डिटरमिनेट एरर फिर क्या होगा? डिटरमिनेट एरर को हम ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पे भी स्लाइट वेरिएशन होगा क्योंकि ट्रू वैल्यू से मतलब जितना वैल्यू आना चाहिए ट्रू वैल्यू से वेरिएशन होगा तभी हम उसको एरर कहेंगे। स्लाइट वेरिएशन इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स, फर्स्ट लाइन सेम है, सक्सेसिव मेजरमेंट्स बिकॉज ऑफ आइदर द एनालिस्ट और द इंस्ट्रूमेंट। मतलब यहाँ पे या तो एनालिस्ट की गलती होगा या तो फिर इंस्ट्रूमेंट और रीएजेंट, जो रीएजेंट आप यूज कर रहे हो, और फिर मेथड, जो मेथड में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है, या फिर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। इन सारे चीजों में से कुछ ना कुछ गलत है, इसीलिए आपका स्लाइट वेरिएशन आया है। यहाँ पे या तो फिर एनालिस्ट ने गलत किया है, या तो फिर इंस्ट्रूमेंट में कुछ फॉल्ट था, या रिएजेंट में इम्प्योरिटी था, या तो मेथड गलत चुना गया था, या तो फिर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन ही एक्सपेरिमेंट के लिए सही नहीं था।
तो इन सब रीजंस के वजह से जो स्लाइट वेरिएशन या एरर आता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सिस्टेमेटिक एरर और फिर डिटर्मिनेट एरर। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन रैंडम एरर एंड सिस्टेमेटिक एरर। सेकेंड डिफरेंस क्या होगा, रैंडम एरर में राइट हैंड साइड पे ध्यान रखिएगा, राइट हैंड साइड पे रैंडम एरर है और लेफ्ट हैंड साइड में सिस्टेमेटिक एरर है, ठीक है। सो रैंडम एरर में सेकेंड डिफरेंस क्या है, सेकेंड पॉइंट है नो फॉल्ट ऑफ एनालिस्ट, नो फॉल्ट ऑफ एनालिस्ट, और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं पर्सनल कैपेबिलिटी इज नॉट इन्वॉल्व। यहाँ पे जो एनालिस्ट है या फिर जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनका पर्सनल कैपेबिलिटी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, उसको जज नहीं किया जा रहा है क्योंकि उनके तरफ से कोई फॉल्ट नहीं है। बट इन द केस ऑफ सिस्टेमेटिक एरर के केस में एनालिस्ट पर्सनल कैपेबिलिटी इज अ पैरामीटर, उनका पर्सनल कैपेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। देन नेक्स्ट पॉइंट रैंडम एरर में क्या है, रैंडम एरर में है कि इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इसको मेजर किया नहीं जा सकता। मेजर क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेजर करने के लिए आपको जानना जरूरी है कि भाई इस चीज का ओरिजिन क्या है, सोर्स क्या है, पर्टिकुलरली उसको पिन पॉइंट करके उसको सही करना है, फिर देखना है कि उसके वजह से ट्रू वैल्यू में कितना डिफरेंस आ रहा था। लेकिन इनडिटर्मिनेट या रैंडम इसके नाम के अंदर ही छुपा हुआ है इनडिटर्मिनेट, आप डिटरमाइन कर ही नहीं पाओगे कि किस वजह से आपका ये स्लाइड वेरिएशन आया है। दैट इज वाई इट कैन नॉट बी मेजर्ड, और जिस चीज को आप मेजर नहीं कर पाओगे उसको आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते। सो रैंडम एरर कैन नॉट बी कंट्रोल्ड ऑल्सो, रैंडम एरर कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। अब इसी का रिगार्डिंग सिस्टेमेटिक एरर या डिटर्मिनेट एरर में पॉइंट क्या होगा, इट कैन बी मेजर्ड। ये बहुत तरीके से आप मेजर कर सकते हैं क्योंकि इसका ओरिजिन आपको पता है, एरर का ओरिजिन आपको पता होगा, कैन बी मेजर्ड, और दैट्स वाई कैन बी ऑल्सो कंट्रोल्ड। जिस वजह से हो रहा है उस वजह को अगर हम एलिमिनेट कर दे तो उसको कंट्रोल हम कर देंगे। सो कैन बी कंट्रोल्ड, कैन बी मेजर्ड, और पॉइंट है इट इज नॉट रैंडम, सिस्टेमेटिक एरर इट इज नॉट रैंडम। ये बहुत ही ट्रिवियल पॉइंट है, मतलब जनरल पॉइंट है, इट इज नॉट रैंडम, और इसका नाम में ही है इट इज अ रैंडम एरर। कभी भी हो सकता है, कोई भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में हो सकता है, इट्स अ रैंडम एरर। एग्जाम्पल क्या है, रैंडम एरर का एग्जाम्पल है जैसे कि आप वेट मेजर कर रहे हो, मेजरिंग वेट, और उसमें आपका एनोमली आ गया, आपका फर्स्ट टाइम जितना वेट आया था सेकेंड टाइम आपका उसमें एनोमली आ गया। हो सकता है कि जिस वेट मशीन के ऊपर आप खड़े हो उसके ऊपर आपके खड़े होने का पोजीशन थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा सा, या तो फिर हवा चल गया बहुत हल्का सा, या तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ जो कि पर्टिकुलर डिटर्मिनेट प्रॉब्लम नहीं है, नॉन डिटर्मिनेट प्रॉब्लम है। सो इसके वजह से जो स्लाइड वेरिएशन आएगा दैट विल बी कॉल्ड रैंडम एरर, और रैंडम एरर ऐसे ही होता है जिसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं होता है। बट इन केस ऑफ सिस्टेमेटिक एरर हर एक एग्जाम्पल के पीछे एक पर्टिकुलर रीजन होगा और उसके ऊपर बेस करके हम सिस्टेमेटिक एरर का जो सोर्स है या फिर ओरिजिन है उसको भी अलग अलग नाम देंगे। जैसे फर्स्ट है पर्सनल एरर, फर्स्ट नेम इज पर्सनल एरर। जैसे कि इनएबिलिटी टू जज द कलर चेंज, ये हम टाइट्रेशन के बात कर रहे हैं, जज द कलर चेंज शार्पली। एनालिस्ट जो टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहा है या कर रही है वो अनेबल है टू जज द कलर चेंज शार्पली, तो ये उनका पर्सनल एरर हो गया। सो दैट कम्स अंडर सिस्टेमेटिक एरर। इसके बाद है नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट है। फॉर एग्जाम्पल नॉट प्रॉपरली ग्रेजुएटेड पिपेट और ब्यूरेट, नॉट प्रॉपरली ग्रेजुएटेड मतलब आप कोई भी मेजरिंग सिलेंडर या पिपेट या ब्यूरेट जब यूज करते हो वहां पे आपने देखा होगा कि ऐसे मार्क किया रहता है कि कितना ml का पिपेट या ब्यूरेट या मेजरिंग सिलेंडर है। तो इस मार्किंग में ही अगर गलती है तो हम उसको बोलेंगे ग्रेजुएशन एरर। सो नॉट प्रॉपरली ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर और पिपेट और ब्यूरेट, तो इसके वजह से भी जो एरर आएगा उसको हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। नेक्स्ट इज मेथड एरर। मेथड एरर क्या है, आप जो मेथड यूज कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए दैट इज अ फॉल्टी मेथड। फॉर एग्जाम्पल co-precipitation occurs during a gravimetric analysis,
ड्यूरिंग अ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या होता है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में अल्टीमेटली आपका कोई प्रेसिपिटेशन आता है, उसको हम वेइंग करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट आना चाहिए और वो आया भी है, लेकिन उसके साथ अगर दूसरा कोई चीज सोल्यूशन में को प्रेसिपिटेशन हो जाए और उसका भी कलर वाइट कलर हो, सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट के साथ वो दूसरा वाला प्रेसिपिटेशन भी हम वेट मेजर करने के वक्त इंक्लूड कर देंगे एंड दैट विल कॉज अ मेथड एरर। नेक्स्ट इज रिएजेंट एरर। आप ध्यान रखना, ये जितने भी टाइप ऑफ एरर्स मैं बता रहा हूँ पर्सनल एरर से चालू करके, ये सब किसके अंदर आता है, सिस्टेमेटिक या डिटर्मिनेट एरर के अंदर आता है। सो रिएजेंट एरर क्या है, रिएजेंट एरर इज इफ सम इम्प्योरिटी इज प्रेजेंट इन रिएजेंट। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है, रिएजेंट इज नॉट प्रॉपरली प्रिजर्व। कोई भी रिएजेंट हो उसको प्रिजर्व करने का एक तरीका है, वो अगर फॉलो नहीं किया गया प्रिजर्व करने वाला जो पर्टिकुलर तरीका, देन रिएजेंट एरर कैन ऑकर। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एडिटिव और प्रोपोर्शनल एरर। इसका नाम सुन के कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट दिस इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल। एडिटिव और प्रोपोर्शनल एरर में क्या होता है, आपने सपोज कोई पर्टिकुलर क्रूसिबल को लेके, कोई पर्टिकुलर प्लैटिनम या सिलिका क्रूसिबल को लेके, क्रूसिबल मतलब एक छोटा सा वेसल जिसके अंदर सैंपल रख के उसको या तो फर्नेस में ट्रीट किया जाता है या तो फिर दूसरा कोई ट्रीटमेंट दिया जाता है और उस क्रूसिबल के अंदर रख के ही सैंपल को वेइंग किया जाता है। सो आप जिस क्रूसिबल को यूज कर रहे हो, ग्रेजुअली यूज करते करते उसका खुद का वेट लॉस हो रहा है धीरे धीरे, वो हर एक बार रिएक्शन में जाके या तो फिर फर्नेस के अंदर जाके अपना वेट का एक परसेंटेज उसका लॉस हो रहा है। और ये जो वेट परसेंट लॉस हो रहा है, नेक्स्ट टाइम वे करने के वक्त, इस क्रूसिबल को यूज करने के वक्त एक्सपेरिमेंट में हम उस फैक्टर को काउंट ही नहीं करते क्योंकि हमें पता ही नहीं। तो 1-2 साल से लगातार हम अगर सेम क्रूसिबल को यूज कर रहे हैं तो हमारे रिजल्ट में ग्रेजुअली एक एरर आता रहेगा और इस ग्रेजुअल एरर को हम बोलेंगे प्रोपोर्शनल एरर या एडिटिव एरर। अब ये जो हमने दो टाइप का एरर देखा, सिस्टेमेटिक एंड रैंडम एरर, ये दोनों टाइप के एरर को मेजर करने के लिए हमारे पास दो रास्ता है। एक को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर मेजरमेंट और सेकेंड मेथड को हम बोलते हैं रिलेटिव एरर मेजरमेंट। एब्सोल्यूट एरर मतलब एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू हमको मिला और जितना वैल्यू हमारा आना चाहिए था, दैट इज कोई एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर आपको वैल्यू मिला XM, M स्टैंड्स फॉर मेजर्ड, आपने मेजर किया, आपने एक्सपेरिमेंट किया और आपके पास ये वैल्यू आया, माइनस XT, T स्टैंड्स फॉर ट्रू वैल्यू, मतलब जितना डेटा एक्चुअली आना चाहिए था, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। अब यहाँ पे आप दो चीज में ध्यान दीजिए, एक है कि कौन सा आगे रहेगा और कौन सा पीछे रहेगा। आगे हमेशा रहेगा व्हाट वी गॉट, हमें जितना मिला है, और पीछे क्या रहेगा, मतलब माइनस के बाद क्या रहेगा, व्हाट वी शुड गेट, हमें जितना मिलना चाहिए था। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, ये सिर्फ एरर कैलकुलेशन का बात नहीं है, बहुत जगह हमें ऐसा कुछ पैरामीटर मेजर करने के लिए दिया जाता है जहाँ पे एक वैल्यू ऊपर रहेगा और उसी एक्सपेरिमेंट का दूसरा वैल्यू नीचे रहेगा, या तो फिर एक वैल्यू आगे रहेगा और उसी एक्सपेरिमेंट का दूसरा वैल्यू पीछे, मतलब नेगेटिव के बाद रहेगा। और हमारे पास डेटा कैसे कैसे दिया जाता है, आप ये ध्यान रखना, आपको ये बहुत काम आएगा कोई भी एग्जाम में। ऑन द होल कंसेप्शन ये ध्यान रखना, हमारे पास जो डेटा है, हमारे पास गिवन डेटा में कुछ इस तरीके से दिया जाता है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू या तो फिर कैलकुलेटेड वैल्यू या तो थियोरिटिकल वैल्यू या तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है मेजर्ड वैल्यू, साथ में ट्रू वैल्यू, ऐसे बहुत टाइप का टर्म रहता है। और हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि इन वैल्यूज के अंदर किसको हमें ऊपर रखना है और किसको हमें नीचे रखना है, क्योंकि हम फॉर्मूला पढ़ के आते हैं कि एक्स ऑब्जर्व्ड को ऊपर रखना है और एक्स थियोरिटिकल को नीचे रखना है, और पता चला एग्जाम में जाके हमें मिला एक्स कैलकुलेटेड और ट्रू वैल्यू। तो हमें कौन सा वैल्यू ऊपर रखना है और कौन सा वैल्यू नीचे रखना है, उसमें कंफ्यूजन होता है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ऊपर रहेगा हमें जो मिला है या फिर व्हाट वी गेट, हमें जो मिला है व्हाट वी गेट, और नीचे हमेशा रहेगा हमें जो मिलना चाहिए।
व्हाट वी शुड गेट, नीचे बस शुड गेट आप ये ध्यान रखिएगा। तो ऊपर क्या हुआ, हमें जो मिला है, और नीचे क्या हुआ, हमें जो मिलना चाहिए। वैसे ही अगर कोई डेटा में ऐसा है कि x माइनस वाई, कौन सा वैल्यू आप आगे रखोगे और पीछे रखोगे, आगे ये रखोगे हमें जो मिला है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, हमें एक्सपेरिमेंट करने के बाद, मेजर करने के बाद, हमने जो ऑब्जर्व किया है, हमने जो मेजर किया है, हमने जो कैलकुलेट किया है, हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है, दैट इज हमें जो मिला है वो वैल्यू सामने रहेगा। माइनस क्या रहेगा, व्हाट वी शुड गेट, हमें जो मिलना चाहिए। हमें क्या मिलना चाहिए था, थियोरेटिकली जितना वैल्यू आना चाहिए वो मिलना चाहिए था, या तो ट्रू वैल्यू जो है उस पैरामीटर का वो मिलना चाहिए था। सो माइनस व्हाट वी शुड गेट। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो एब्सोल्यूट एरर की इक्वेशन है उसको भी आप ध्यान में रखना। एब्सोल्यूट एरर मीन्स आपको जो वैल्यू मिला है माइनस आपको जो वैल्यू मिलना चाहिए था। और रिलेटिव एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर को हम ऐसे लिखेंगे EREL, हमें जो वैल्यू मिला है दैट इज x मेजर्ड माइनस हमें जो वैल्यू मिलना चाहिए था दैट इज ट्रू वैल्यू। अब ये वैल्यू ट्रू वैल्यू के कंपैरिजन में कितना परसेंट ज्यादा या कम है। सो रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, और इसका कोई यूनिट नहीं होता है, दिस इज यूनिट लेस। जबकि जो हमारा एब्सोल्यूट एरर था, एब्सोल्यूट एरर इज एक्सप्रेस्ड एज xm माइनस xt, और इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा सेम एज द पैरामीटर्स यूनिट जो आप मेजर कर रहे हैं। सो इन दोनों इक्वेशन को काम में लगा के मैं आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देता हूं, आप सॉल्व कीजिए। द प्रॉब्लम इज दैट result of an analysis comes as 42.72 ppm compared to the accepted value। मैंने आपको कहा था बहुत टाइप का यहाँ पे फ्रेज यूज किया जाता है, एक्सेप्टेड यहाँ पे यूज किया गया है इंस्टेड ऑफ ट्रू वैल्यू। तो आप अगर ट्रू वैल्यू से फॉर्मूला याद करके जाओगे तो आप ढूंढते रहोगे कि कहाँ पे ट्रू वैल्यू दिया गया है। सो 42.98 ppm ये है हमारा एक्सेप्टेड वैल्यू। हमें क्या पूछा गया है, what is the relative error, what is the relative error in parts per thousand, in parts per thousand और ppt। अब इसमें आप पहले तो एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू आप निकालो, क्योंकि वहां से आपको एक चीज मुझे बताना है। एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आएगा जो हमें मिला है, एनालिसिस करने के बाद कम्स एज रिजल्ट, रिजल्ट कम्स एज मतलब ये रिजल्ट हमें मिला है, कितना मिला है 42.72 ppm, माइनस जो हमें मिलना चाहिए, आपको याद होगा जो हमें मिला है व्हाट वी गेट, माइनस जो हमें मिलना चाहिए व्हाट वी शुड गेट। सो हमें मिलना क्या चाहिए था, एक्सेप्टेड वैल्यू 42.98 ppm, 42.98। तो आंसर कितना आया, माइनस 0.26 ppm। सो यहां से आपको एक कंक्लूजन क्या मिला कि एब्सोल्यूट एरर का सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं होता है, इसका एक साइन भी होता है। एब्सोल्यूट एरर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन या साइन भी होता है। एब्सोल्यूट एरर आपका माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी आ सकता है, और एब्सोल्यूट एरर का यूनिट भी रहता है, दैट इज यहाँ पे ppm। जो भी आप पैरामीटर मेजर कर रहे हैं उसका यूनिट ही होगा एब्सोल्यूट एरर का यूनिट। अब रिलेटिव एरर कितना होगा, रिलेटिव एरर विल बी ई रिलेटिव, ऊपर क्या करना है, ऊपर एब्सोल्यूट एरर को लिखना है माइनस 0.26 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, मैंने आपको सिखाया था ऊपर होगा व्हाट वी गेट और नीचे होगा व्हाट वी शुड गेट। यहाँ पे ऊपर वाला पोर्शन तो सॉर्ट आउट है क्योंकि ऊपर में एब्सोल्यूट एरर आएगा, नीचे में क्या होगा व्हाट वी शुड गेट मतलब ट्रू वैल्यू या फिर यहाँ पे एक्सेप्टेड वैल्यू। एक्सेप्टेड वैल्यू कितना है 42.98, सो 42.98 इनटू 100। हमें अगर सिर्फ रिलेटिव एरर पूछा गया होता तो हम इनटू 100 करते, लेकिन आप क्वेश्चन का लास्ट लाइन और एक बार गौर से पढ़िए, व्हाट इज द रिलेटिव एरर इन पार्ट्स पर थाउजेंड। परसेंटेज को जैसे हम इनटू 100 करके लिखते हैं वैसे ही पार्ट्स पर थाउजेंड अगर आपको पूछा जाए तो आप इनटू 1000 कर दोगे। सो यहाँ पे आएगा इनटू 1000, आपका आंसर आएगा माइनस मत भूलिएगा माइनस 6.049। ये है आपका रिलेटिव एरर इन पीपीटी पार्ट्स पर थाउजेंड। सो यहाँ से आप दो कंक्लूजन क्या ड्रॉ करोगे, एक तो रिलेटिव एरर वेक्टर क्वांटिटी है मतलब इसका भी साइन रहता है एक मैग्नीट्यूड के साथ साथ, दूसरा रिलेटिव एरर का कोई भी यूनिट नहीं रहता है, दैट इज यूनिटलेस।
सो दिस इज ऑल अबाउट एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर। अब हम जाएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के तरफ। सपोज कोई एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपके पास कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट या डेटा पॉइंट आया, वो है 1, 2, 3, 4 एंड 5। मैंने एकदम सिंपल एक्सपेरिमेंटल डेटा सेट लिया 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है? सबसे पहले आपको मीन निकालना है। मीन मतलब एरिथमेटिक मीन या एवरेज। आपको मैंने लेक्चर 1 में बताया था, ये अलग से बताने का कुछ नहीं है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई 5 = 3। तो मीन आया आपका एवरेज वैल्यू 3। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक है पूल स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। इसका फॉर्मूला क्या है? सिग्मा = समेशन ऑफ xi माइनस x बार इसका होल स्क्वायर। i जहां पे है नंबर 1 to n, टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स अगर n है देन i रन्स फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाय n एंड द होल थिंग इज अंडर रूट ओवर। एंड सेकेंड टाइप ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन is known as sample standard deviation। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको स्मॉल s से डिनोट किया जाता है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसको भी सिग्मा ही बोलेंगे। फॉर्मूला क्या है इसका? सिमिलर फॉर्मूला है, बस एक डिफरेंस है। xi माइनस x बार टोटल स्क्वायर, i जहां पे है टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स डिवाइडेड बाई n - 1, और ये पूरा है रूट ओवर के अंदर। तो डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हमारे पास था n, दैट इज टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, यहाँ पे हमारे पास है n - 1। पूल और सैंपल में डिफरेंस यही है कि पूल डिनोट्स इनफाइनाइट डेटा पॉइंट्स, जबकि सैंपल डिनोट्स फाइनाइट नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, जो कि पूल का एक सबसेट है। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ सैंपल्स या नंबर ऑफ डेटास कम है तो आप इस फॉर्मूला को यूज करोगे, और अगर आपके पास मोर देन 20, जनरली मोर देन 20 अगर डेटा पॉइंट्स आपके पास है तो आप इस फॉर्मूला को यूज करोगे। नाउ इन द गिवन प्रॉब्लम, हमारे पास जो प्रॉब्लम है डेटा सेट है, यहाँ पे ओनली 5 डेटा पॉइंट्स है, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे निकालेंगे? इट विल बी सिग्मा = समेशन ऑफ xi माइनस x बार होल स्क्वायर, i रन्स फ्रॉम 1 to, यहाँ पे कितना है? 5 डेटा है, डिवाइडेड बाई n - 1, n यहाँ पे है 5, सो 5 - 1 एंड द होल थिंग इज अंडर रूट ओवर। हमारे पास डेटा सेट क्या था? डेटा पॉइंट्स था 1, 2, 3, 4, 5, और एवरेज इसका निकला था हमारा 3। सो x बार के जगह हम 3 पुट कर सकते हैं, और xi के जगह हम एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4 और एक बार 5 पुट करेंगे। सो वी कैन राइट 1 - 3 होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 होल स्क्वायर एंड 5 - 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 - 1 दैट इज 4, और रूट ओवर बिल्कुल मत भूलना। इट विल कम 1.58। आप एक बार करके देखना। नेक्स्ट इज रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। इट इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई एवरेज और अरिथमेटिक मीन, दैट इज x बार। सो इन आवर केस 1.58 डिवाइडेड बाई हमारा एवरेज कितना था? 3। सो रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन इन आवर मैथ विल बी 0.53। नेक्स्ट पैरामीटर इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और CV। इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और ये क्या है? दिस इज नथिंग बट रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हमने अभी अभी पढ़ा, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन इन परसेंटेज। सो सिग्मा डिवाइडेड बाई x बार इंटू 100। बस आप रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा CV। सो इन आवर केस CV कितना होगा? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 0.53 इंटू 100 और 53। बट अगर आपको रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन इन परसेंटेज ना बोल के रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन इन PPT बोला जाए, ये भी एक क्वांटिटी या पैरामीटर है। PPT मतलब पार्ट्स पर ट्रिलियन नहीं, पार्ट्स पर 1000। देन कैसे होगा? सिग्मा बाई x बार इंटू 1000। सो इन आवर केस द आंसर विल बी 530। अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज वेरिएंस। वेरिएंस को ऐसे बोलते हैं, वेरिएंस को एक्सप्रेस करते हैं एज स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था? 0.53 वाज आवर स्टैंडर्ड डेविएशन। सो आवर वेरिएंस विल बी
0.2809 and the last parameter is known as spread. Spread का मतलब क्या है? It denotes the highest data point minus lowest data point. मतलब इन आवर केस हमारा डेटा पॉइंट्स क्या था 1 2 3 4 5 सो ये होगा 5 माइनस 1 दैट इज 4 इज आवर स्प्रेड और स्प्रेड को रेंज भी बोला जाता है स्प्रेड इज ऑल्सो नोन एज रेंज अब मैं आपको एक प्रॉब्लम प्रोवाइड करता हूं दैट इन अ डिटर्मिनेशन of lead content of a blood sample the following datas are found टोटल 5 डेटा पॉइंट है आपके पास 0.752 0.756 0.752 again 0.751 एंड 0.760 ये है ppm में ppm ऑफ lead इसका आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए एग्जाम में आपको पूल स्टैंडर्ड डेविएशन या सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन अलग से कुछ नहीं बोला जाता है सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन मेंशन किया जाता है तो अगर डेटा पॉइंट 20 से ज्यादा है तो आप n वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा और अगर डेटा पॉइंट 20 से कम है तो आप n-1 वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा और ये जो n से n-1 कन्वर्शन है इसको बोलते हैं बेसेल कन्वर्शन या बेसेल करेक्शन सो एनीवे यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है उसके बाद रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन कितना वो बताना है रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन इन पीपीटी पीपीटी मतलब पार्ट्स पर 1000 ये बताना है नेक्स्ट इज सीवी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड व्हाट इज वेरिएंस ये भी बताना है एंड आखिर में व्हाट इज डब्ल्यू क्या है डब्ल्यू इज स्प्रेड को डिनोट किया जाता है डब्ल्यू से तो ये 6 पैरामीटर आप कैलकुलेट करो कहाँ से फ्रॉम दिस डेटा पॉइंट्स 0.752 यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक गलती है 0.751 होगा 0.752 0.751 एंड आखिरी में 0.760 आपको मैं आंसर बता दे रहा हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 0.0038 ppm रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 0.005 रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन इन पीपीटी दैट इज पार्ट्स पर 1000 ये आएगा 5 कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी आएगा आपका 0.5 वेरिएंस का आंसर आएगा 1.4 इंटू 10 टू द पावर -5 बाय द वे वेरिएंस का यूनिट क्या होगा वेरिएंस का यूनिट होगा स्क्वायर पीपीएम दैट इज पीपीएम स्क्वायर एंड लास्टली W यानी कि स्प्रेड का आंसर आएगा 0.009 सो आप ये सॉल्व करके देखो अगर आंसर मिसमैच होता है मैच नहीं करता है तो आप मुझे कमेंट में बताना सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे